मैं हूँ दुआ कंवर। अपना पसंदीदा शो देखने के लिए हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब करें और बर वक्त मालूमात के लिए बेल आइकन प्रेस करें। 15 तारीख को हम तालीमी इदारे 9वीं क्लास से ऊपर के यानी कि यूनिवर्सिटीज़ और इंटरमीडिएट कॉलेजेस और वो जो सारे खोल रहे हैं, इसका इतलाक मदारिस भी शामिल है, जिसमें सरकारी स्कूल भी शामिल हैं, जिसमें प्राइवेट स्कूल्स भी शामिल हैं, इसके अंदर वोकेशनल स्कूल्स भी शामिल हैं। तो ये सारे तालीमी इदारे हैं कि जहाँ पे हमने ये महसूस किया कि SOPs पे या एहतियात नहीं बरती जा रही, वहाँ पे हुकूमत जो है वो फिर तादीबी कार्रवाई भी कर सकती है। और इसमें कामयाबी तभी होगी कि जब कोऑपरेशन होगी और ये मिल के निभाना है, तभी ये इसमें कामयाबी जो है वो मुमकिन होगी। इंशाअल्लाह ताला ये जो तालीमी एक नुकसान हुआ है उसको हम अगले चंद माह में पूरा कर सकें और बच्चों की तालीम का जो सिलसिला है उसको दोबारा शुरू कर सकें। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम एक्सपर्ट्स और मैं हूं दुआ जमील। आज के पैनल का हिस्सा हैं आयात खान साहब, लतीफ़ चौधरी साहब, फैसल हुसैन साहब, ब्रिगेडियर रिटायर हारिस नवाज साहब, आमिर इलियास राना साहब और मोहम्मद इलियास साहब। सबसे पहला बड़ा सवाल, और हम बात करें तालीमी सरगर्मियों की। तकरीबन 6 माह बाद दोबारा तालीमी इदारे मरहलावार खुलने जा रहे हैं। फरवरी में कोरोना वायरस का पहला केस आया तो मुल्क भर में तमाम तालीमी इदारे गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए बंद कर दिए गए थे। चूँकि अब कोरोना वबा में काफ़ी हद तक कमी आ चुकी है, गवर्नमेंट ने सूरत हाल को मद्देनजर रखते हुए 15 सितंबर से 9th क्लास से यूनिवर्सिटी तक तमाम तालीमी इदारे खोलने का ऐलान कर दिया है। वफाकी वज़ीर तालीम शफकत महमूद ने यह कहा है कि इब्तदाई 7 दिन में सूरत हाल को मॉनिटर किया जाएगा और 23 सितंबर को 6ठी से 8वीं क्लास तक स्कूल्स खोले जाएंगे। अगर हालात ठीक रहे तो 30 सितंबर को प्राइमरी के तमाम स्कूल्स भी ओपन हो जाएंगे। मोमिन खुसूसी बराए सेहत डॉक्टर फैसल साहब ने भी बताया कि कोरोना SOPs पर अमल दरामद यकीनी बनाना होगा। स्कूल्स और वालिदैन के लिए हिदायत जारी कर दी गई हैं। तो उधर ऑल पाकिस्तान प्राइवेट एसोसिएशन ने हुकूमती फैसले को मुस्तरद किया है और ये वाज़ेह किया है कि अगर बाजार खुलने से मसला नहीं हुआ तो एक साथ तालीमी इदारे खुलने से भी कोई मसला नहीं होगा। इसी मुनासबत से आज का पहला सवाल है एक्सपर्ट्स के लिए। ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज साहब, मैं आपसे आगाज़ कर रही हूँ। आपके ख्याल में हुकूमत का तालीमी इदारे खोलने का ऐलान सामने आया है, अब इस सारे ज़िमन में ज़ाहिर है एक अजीब तरह की सिचुएशन थी वालिदैन के लिए ख़ास तौर पर। अब आपके ख्याल में मरहलावार खोले जाएंगे तो वालिदैन इस फैसले को किस तरह ले रहे हैं, आप क्या समझते हैं? दुआ देखें, ये एक बहुत ही सेंसिटिव इशू है एंड आई थिंक गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने और ऑफ कोर्स विद अंडरस्टैंडिंग ऑफ ऑल प्रोविंसेस के साथ अंडरस्टैंडिंग करके फैसला किया है। बड़ी मय्यर रिस्पॉन्स है और पेरेंट्स के लिए बड़ा डिफिकल्ट डिसीजन है। ज़ाहिर है कि बच्चे हैं, सबके हैं और यू नो कि कितनी उनके लिए पेरेंट्स सेंसिटिव होते हैं, बल्कि हम सब सेंसिटिव, हमारे कल के वो माशाल्लाह लीडर्स होने वाले हैं। लेकिन साथ ही साथ अब अगर पहले 9th 10th और 11th 12th उसको हायर एजुकेशन को खोला है, इसमें अब ये डिपेंड करता है कि स्कूल इंतज़ामिया, चाहे वो प्राइवेट हो या गवर्नमेंट हो, वो कितने अच्छे तरीके से बच्चों को जो मास्क के ऊपर सख्ती करते हैं, सैनिटाइजर्स के ऊपर करते हैं, बच्चों को हाथ धुलाते हैं, उनको डिस्टेंस कितना क्लास में रखते हैं। ये एक्स्ट्रा मेजर्स हैं विच आर गोइंग टू बी काउंटेड आफ्टर 7 days एंड आई विश कि इसमें पेरेंट्स भी कोऑपरेट करें और पेरेंट्स को भी सेंसिटिव होना चाहिए। इवन दे शुड गो इनटू द स्कूल क्लासेस एंड सी कि हाउ स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन ने कितने फासले में बच्चों की क्लासेस की हैं, रिसेस में उनका क्या अरेंजमेंट होता है, कैसे बच्चे खेलते हैं। ये चीज़ छोटे बच्चों को कंट्रोल करना मुश्किल होता है, बट आई थिंक 9th 10th 11th 12th के बच्चे समझदार होते हैं। उसके बाद एक हफ्ते के बाद फिर वो 5वीं 6ठी क्लास में जाएंगे एंड दे विल ओपन ऑल क्लासेस। तो ये एक मरहलावार केस है, बहुत इंपॉर्टेंट है, सेंसिटिव है। पेरेंट्स की बड़ी अप्रीहेंशन होगी, हो सकता है शुरू में एक हफ्ते के लिए क्लास की बड़ी अटेंडेंस कम होगी, इसलिए कि कुछ पेरेंट्स देखेंगे जो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हैं कि बच्चे जाते हैं, वहाँ की रिस्पॉन्स क्या है, कोई ऐसे केसेस तो नहीं हो रही है, बच्चों बुखार वाले बच्चे को नहीं भेजना चाहिए, जिसको खांसी नज़ला जुकाम उसको ना भेजें। स्कूल में एक एटलीस्ट एक मेडिकल रैप होना चाहिए जो बच्चों में चेक भी करे सुबह अटेंडेंस के वक्त। तो दीज ऑल मेजर इफ आर टेकन, तो वी हैव टू गो फॉर नो एक्टिविटी, बट वेरी मेजर एंड वन इज टू वेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी पेरेंट्स की और स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक जी, आमिर साहब। अच्छा, जो हम SOPs की बात कर रहे हैं ना स्कूल की, वो बिल्कुल ठीक है कि मॉनिटरिंग भी होनी चाहिए, चेक भी होना चाहिए, वो हेल्थ वाले भी करें, वो एजुकेशन वाले भी करें, और जाहिर है कि पेरेंट्स
बच्चों के लिए जो कर सकते हैं और जो साहिब इस्तिताअत है वो तो करेंगे। मैं सरकारी स्कूलों की ज़्यादा बात कर रहा हूँ। प्राइवेट स्कूल्स में जिनके पास होती है फ़ीस वही लेके जाते हैं ना, वरना ज़्यादा बच्चे सरकारी स्कूलों में भी हैं। तो हमें 2-3 चीज़ों को मद्देनज़र रखना है जब हम बात कर रहे होते हैं। देखें, मार्च में बंद हुए, मार्च में पेपर होते हैं, छुट्टियाँ होती हैं, अप्रैल और मई 2 महीने में सिर्फ सब स्टार्ट लेते हैं बच्चे पढ़ने के लिए और फिर छुट्टियां हो जाती हैं। और जब ये सबको पता है, हमारे भी बच्चे पढ़ते हैं, हम भी पढ़ते रहे हैं कि बच्चे जब स्कूल में छुट्टियों के बाद वापस आते हैं तो कोरे होते हैं, बिल्कुल कोरे होते हैं। वो नए सिरे से एजुकेशन शुरू करते हैं। 15 अगस्त 16 अगस्त से स्कूल खुलते हैं और पहले 15 दिन में बच्चे पूरे नहीं होते और सितंबर में ही स्कूल खुलते हैं। लिहाजा नंबर 1, इतनी ज़्यादा टेंशन हमारे जहन पे नहीं होनी चाहिए कि बहुत ज़्यादा नुकसान हो गया। कुछ नहीं हुआ। फेडरल गवर्नमेंट ने तो ये कर लिया ना कि हफ्ते की छुट्टी भी ख़त्म कर दी और विंटर की भी कर दी, जो पंजाब को भी करनी होगी। अगर धुंध आ गई तो ज़ाहिर है, पंजाब में पहले भी हुआ था ऐसा। हमें असल ये है कि बकअप करना है बच्चों को, टीचर्स को, उनके ऊपर प्रेशर नहीं होना चाहिए। ये कोर्स भी हो जाता है, सब कुछ हो जाएगा। फेडरल गवर्नमेंट ने जैसे किया ना कि 15 दिन इम्तिहानात लेट लेंगे और वो 15 दिन जो बोर्ड है इम्तिहान रिजल्ट देने में और जल्दी दे देंगे, वो डिले में नहीं जाएंगे, तो वो काम पूरा हो जाएगा। लिहाजा ये प्रेशर नहीं है। असल प्रेशर यही होना चाहिए कि बच्चे स्कूल से जाएं। आजकल हमारे दोस्त ही हैं एडिशनल सेक्रेटरी जो एजुकेशन में है फेडरल गवर्नमेंट में, मोहिउद्दीन वानी, वो इंफॉर्मेशन में भी बहुत रहे हैं और वो पूरी दुनिया से सारे सिलेबस लेके इकट्ठे करके कि कैसे ऑनलाइन लोगों ने पढ़ा है और कैसे नहीं पढ़ा, वो मरहलावार कि मेरे बच्चों की काउंसलिंग हो कि उनके घरों में उनके साथ क्या हुआ है। ये ना हो टीचर डंडा लेके चढ़ जाए। सब चीज़ों को सेट करवाया जा रहा है और यही आज भी बताया गया है। मेरे ख्याल में इसको सुकून से लेना चाहिए, इसको इतनी तारी नहीं करना चाहिए। कोई बात नहीं, एक इमरजेंसी आई थी जिसमें लोगों के कारोबार भी तबाह हुए हैं, बहुत सारे घरों में स्कूल की फीसें भी नहीं रही हैं। तो असल इशू यही है कि जी ठीक है, अब टाइम आ रहा है खुलने का, सब एक दूसरे को हौसला दें और बच्चों को चलाएं। जी आया साहब, बेसिकली फैसला तो बिल्कुल ठीक है, क्योंकि ओवरऑल जो फिगर्स हमारे सामने आ रहे हैं कोरोना के हवाले से बड़े हौसला अफजा हैं, बहुत ज़्यादा नहीं बढ़े। अब मुहर्रम के हवाले से भी कुछ तशवीश थी, लेकिन वो भी अब दूर हो जानी चाहिए। को अल्लाह चूँकि करम कर चुका है इस कौम पे। और फिर ये भी फैक्ट है कि सारी ज़िंदगी तो ज़ाहिर बंद नहीं रखे जा सकते एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस। ये फ़ैसला भी ठीक है कि बड़ी क्लासेस से शुरू कर रहे हैं और नॉर्मली ये जो तालीमी इदारे होते हैं यहाँ पे डिसिप्लिन कायम किया जा सकता है, वो चाहे सरकारी हो चाहे गैर सरकारी हो, प्राइवेट हो। बड़े इदारों का तो खैर मामलात ही और होते हैं, क्योंकि बच्चों को कंट्रोल करना ईजी होता है निस्बतन वहाँ उनके वालिदैन। यकीनन मेजॉरिटी ऑफ वालिदैन जो वो स्कूल में होगी कि चले बड़ा अच्छा है। एक तो जाहिर है जब बच्चे घर बैठे हों, तंग भी बहुत कर रहे होते हैं वालिदैन को, फिर लग रहा होता है कि फ़ीस भी अब मुफ्त में देते जा रहे हैं, क्योंकि फ़ीस तो लेने बंद नहीं करते इदारे कभी भी। तो फ़ीस आप दे रहे हैं, बच्चे घर बैठे हुए हैं। अच्छा, ज़्यादा परेशानी वालिदैन को होती है जो ज़्यादा छोटे बच्चे होते हैं, क्योंकि वो ज़ाहिर है परेशान ज़्यादा कर रहे होते हैं वालिदैन को घर में। ये बड़े बच्चे तो चूँकि इंडिपेंडेंट होते हैं, इतने वालिदैन को परेशान भी नहीं करते। स्टिल ज़ाहिर है यहाँ से शुरू हो रहा है। अब वालिदैन को एक होप होगी कि छोटे बच्चों की भी बारी जल्द आ जाएगी और वो भी स्कूल्स में और कॉलेजेस में और यूनिवर्सिटीज़ में जब जाना शुरू हो जाएंगे तो चीज़ें बेहतर हो जाएंगी और अल्लाह करम करेगा। ये SOPs पे तो आपने देख ही लिया जिस तरह से अमल हो रहा है। हर जगह लिखा होता है कि मास्क के बगैर एंट्री मना है, लेकिन कितने लोग आप देखती हैं कि मास्क पहन के जा रहे होते हैं। ज़ाहिर है वो भी जाके शॉपिंग भी कर रहे हैं, लोग रेस्टोरेंट्स में खाने भी खा रहे हैं, बाकी सब कुछ हो रहा है। तो फिर ये बच्चों का नुकसान भी नहीं होना चाहिए था। और आमिर ठीक कह रहे थे कि वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी प्रेशर नहीं डालना चाहिए, क्योंकि हम जब स्कूल में हुआ करते थे, मुझे याद है वो एक बड़े जब छुट्टियों का एक काम मिला करता था तो बड़े शौक से शुरू करते थे। 2-1 दिन करने के बाद फिर सोचते थे कि चलो यार अब बाद में कर लेंगे, अभी तो 3 महीने की छुट्टियां पड़ी हुई हैं। और 3 महीने बाद जब जाते थे तो वो 2 दिन का ही काम किया होता था, फिर चुपते फिरते थे कि अब ज़रा डांट पड़ेगी। तो ये बच्चों में होता है, तो लेकिन बेहतर है फैसला मेरे हिसाब से ठीक फैसला है। लेकिन लतीफ़ चौधरी साहब, जिस तरह अयाज खान साहब बात भी करें, एक सवाल तो है अब ये SOPs पर अमल दरामद कराना बड़ा ज़रूरी है। अब ये स्कूल्स की भी जिम्मेदारी होगी, ज़ाहिर है वालिदैन की भी जिम्मेदारी होगी। तो आपके ख्याल में अब इस सारी सिचुएशन में वालिदैन कॉन्फिडेंट होकर अपने बच्चों को भेजेंगे स्कूल? मेरा ख्याल है कि बिल्कुल भेजेंगे, क्योंकि अभी खान साहब ने कहा कि छोटे बच्चे वालिदैन को बड़ा तंग करते हैं, तो बड़े तो ज़रा नहीं करते, तो बड़े दूसरों को तंग करते हैं। वो गलियों में कोई क्रिकेट खेल रहा है, किसी की गाड़ी के शीशे तोड़ रहा है, किसी के घर के शीशे तोड़ रहा है। महल्लों में ये बात होती है। जो पोश एरिया वाले हैं उनका तो और ही किस्म का स्टाइल होगा ना, कि उन्होंने तो
उठना ही सुबह 2-3 बजे होता है और उसके बाद फिर उन्होंने कहना मामा नाश्ता मैंने तो नहीं करना, मैंने तो फलां रेस्टोरेंट से मंगाना है, तो वो और टाइप का काम है। तो बहरहाल जहाँ तक एक तालीम का मामला है, जिस ज़माने का ज़िक्र अयाज साहब ने किया, मेरा ख्याल है अयाज साहब वो ज़माना तो जो आप वाला है वो तो वैसे ही ख़त्म हो गया। हमें तो मास्टर जो था वो बैंत की होती है ना जो छड़ी, वो उससे फेंटा लगाया करता था वो और कान भी पकड़वा देता था। आजकल तो वालिदैन कहते हैं जी बच्चे को क्यों आपने ये उस्ताद तो मारना ही नहीं चाहिए बच्चे को, किसी को बच्चे को थप्पड़ लगा दे तो टीचर के ऊपर केस कर देते हैं। तो ये वक्त बदल गया ना, अब वालिदैन भी मम्मी डैडी हो गए और बच्चे तो पहले ही अल्लाह के फजल से वो तो पहले ही तैयार होते हैं एक भागने जाने के लिए। तो जहाँ तक तालीम और स्कूल खोलने की बात है, मैं जो स्कूल एसोसिएशंस हैं वो उनकी राय भी करता हूँ कि अगर आप छोटा स्कूल खोल रहे हैं तो यूनिवर्सिटी खोलने में क्या आपको परेशानी है। सही, यूनिवर्सिटी वाले तो ज़्यादा बच्चा नौजवान होता है तो उसको ज़्यादा पता होता है, चीज़ों का ज़्यादा पता होता है और वहाँ पे जो तो खुल रहे हैं पहले तो खुल रही है। हाँ, तो छोटे बच्चों के भी वालिदैन जब उनको अपनी ज़रूरत के मुताबिक वो ज़रूर करेंगे। और जब इतने लोग पूरा पाकिस्तान फिर रहा बगैर मास्क के, किसी को कुछ हुआ, हम भी बगैर मास्क के बैठे हुए हैं, आप कई दफ़ा छींके भी मार देती हैं तो हमें कुछ हुआ है? कुछ भी नहीं हुआ। तो ये ऐसे डरना, जहनी दिमाग के ऊपर सवार करना जो है ना, ये ज़्यादा किलिंग है। ये जिसने वो कहते हैं ना जो डर गया वो मर गया, तो इसलिए डरना नहीं है। आप दिलेरी से खोलें, SOPs पे अमल करवाएं, स्कूल वालों से करवाएं। बड़ी अच्छी सोच है, दिलेरी से रहना चाहिए, डरना नहीं चाहिए। इसलिए आप छींकों से भी नहीं डरते, लेकिन नहीं आपकी छींकों के तो हम आदी हो गए ना, हमें पता चल गया है कि खतरनाक नहीं है। फैसल हुसैन साहब। अच्छा, मैं आपको बताऊं कि ये बिल्कुल भी जो है ना वो हसास मामला नहीं है। वालिदैन को जो है बिला खौफ व खतर जो है अपने बच्चों को जो है वो स्कूल भेजना चाहिए। और ये स्कूल भी वैसे जो है वालिदैन की दुआओं से ही जो है वो खुल रहे हैं। बच्चों ने जो घरों के अंदर माहौल बनाया हुआ था, मतलब कुछ दिन स्कूल नहीं खुलते तो वालिदैन ने जाके ना बगैर बंद स्कूलों में अपने बच्चों को छोड़ के आ जाना था। और ये तो एक मजाक की बात थी, लेकिन जो दुनिया के मुस्तनद जर्नल है, अमेरिका के, यूरोप के जामे है, लेक्चर है, उसकी बिल्कुल एक तहकीकी रिपोर्ट है कि ये जो कोरोना है वो ना बच्चों से लग रहा है ना बच्चों में लग रहा है। तो अगर आप पाकिस्तान के अस्पतालों में बच्चों के अस्पतालों का डेटा उठाएंगे तो वो आपको इतना कोई खतरनाक बात महसूस नहीं होगी। वहाँ भी पाकिस्तान में भी बच्चों को नहीं लगा। तो ये खौफ की फजा से जो है ना हमें अपने आप को ये निकालना चाहिए और बिला खौफ व खतर जो है वो अपने बच्चों को जो है वो स्कूल जो है वो भेजना चाहिए। और जो पढ़ाई का जो उनका हर्ज हो गया है अब वो जो बड़ा अच्छा काम उठाया है कि अपनी तालीमी माहौल चाहिए। ये खौफ की फजा जो है स्कूल में भी कायम नहीं करे, ठीक हो गया जी। ठीक है फैसल, आपके ऑडियो में भी कोई प्रॉब्लम है? आपका वैसे पॉइंट ऑफ व्यू आ गया है आपके ख्याल में कि वालिदैन तो इंतज़ार करें कि वो बच्चे स्कूल में जाएं और बच्चों को जाना चाहिए स्कूल में। आप कह रहे हैं कि इतना सेंसिटिव इशू नहीं है। जी मोहम्मद इलियास साहब। जी बिल्कुल बिल्कुल, अल्लाह ताला का शुक्र है कोरोना वबा पर जो कंट्रोल हुआ है उसको देखा है गवर्नमेंट ने। और इस सूरत हाल पर जो था कि इस बच्चों का स्कूल में जाना ज़रूरी था, क्योंकि जो रेगुलर एक पढ़ाई होती है वो डिफरेंट है। ऑनलाइन से बच्चे पढ़ रहे थे अगरचे, और एक लंबे अरसे तवील अरसे से उन्होंने ऑनलाइन क्लासेस लिए, लेकिन उन जो क्लासेस में और जो रेगुलर जो स्कूल में जाना एक बड़ा एक अच्छा माहौल होता है, बच्चे उधर से सीखते हैं, बच्चों के ना बिहेवियर में एक जो है वो एक बड़ी अच्छी तब्दीली आती है, बच्चे सीखते हैं और अपना होमवर्क रेगुलर करते हैं। इस तरह ऑनलाइन क्लासेस में बच्चे उस तरह से दिलचस्पी नहीं ले रहे थे, लेकिन अब गवर्नमेंट ने अच्छा किया फैसला कि मरहलावार मेच्योर बच्चों को पहले बुलाया जा रहा है जो जाएंगे, उसके बाद देखने के बाद जो सूरत हाल है कि कंट्रोल रहता है, इसमें डिसिप्लिन रखते हैं, तो इसे प्राइवेट स्कूलों में तो किया जाएगा जो इस पर इम्प्लीमेंट करेंगे SOPs वगैरह पर। गवर्नमेंट के स्कूल हैं जो कि लाखों की तादाद में बच्चे जो जाते हैं उनको किस तरह करेंगे, कंट्रोल करेंगे, उनके लिए हाथ धोने के लिए उनके बेसन्स होंगे, साबुन होगा और मास्क वगैरह, ये जो चीज़ें हैं ये एक्स्ट्रा जो बर्डन है गवर्नमेंट बेयर करेगी कि ये वालिदैन बेयर करेंगे। ये सब तमाम जो सूरत हाल है इसको देखना होगा कि आगे पहले ही बड़ी यानी कि जो सूरत हाल है, क्योंकि सरकारी स्कूलों में आपको पता है पहले फर्नीचर ही नहीं होता, तो ऐसी सूरत हाल पर कंट्रोल करने के लिए, क्योंकि वबा है इसमें,
तो बच्चों का जो इकट्ठे होंगे तो इस सूरत हाल को कंट्रोल करना होगा। फिर ये भी देखना होगा कि बच्चों के टेम्परेचर वगैरह को, ये तमाम जो चीज़ें हैं इसको देखना होगा। गवर्नमेंट को इस पर अमल दरामद करवाना होगा। इसके लिए बाकायदा इनको ऐसी टीमें तश्कील देनी पड़ेंगी, तो वो जाके स्कूल को भी देखें कि ये इस पर काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। तो ये जो सिलेबस वगैरह है बच्चों का, उसको भी देखना होगा कि सिलेबस बच्चों ने जिस तरह पढ़ा है कितना है, उन पर जो एक्स्ट्रा बर्डन ना पड़े, लेकिन उनको पढ़ाने के लिए जो है टीचर्स वगैरह भी बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। आप तो वालिदैन ये भी सोच रहे हैं, जाहिर है जहां उनकी बच्चों की तालीम का मसला है वहीं पर SOPs पर अमल दरामद कितना यकीनी बनाती है गवर्नमेंट है, वो एक बहुत बड़ा सवाल है और आने वाले दिनों में ही देखा जा सकेगा कि किस तरह से यकीनी बनाया जा रहा है SOPs पर अमल दरामद। राय आप जान चुके हैं एक्सपर्ट्स की। ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। आज का हमारा दूसरा बड़ा सवाल होगा, पैकेज पर वफाक और सिंध की खींचातानी जारी है। हम सवाल रख रहे हैं कि इस खींचातानी में कराची को क्या मिलेगा। राय लेते हैं ब्रेक के बाद। हमने तो इस बात पे इत्तेफाक कर लिया, लेकिन जैसे ही यहाँ से ख़त्म हुई कल प्रेस कॉन्फ्रेंस, मेरे पास पैगामात आना शुरू हो गए और वो क्लिप जो है वो पीपल्स पार्टी के किसी MPA का क्लिप नहीं था, वो पीपल्स पार्टी के किसी आम MNA का क्लिप नहीं था, वो पीपल्स पार्टी के चेयरपर्सन का क्लिप था। और उसमें वो ये कह रहे हैं कि 1100 में से 800 अरब रुपए तो सूबा दे रहा है, तो वफाक को सिर्फ 300 अरब दे रहा है। तो मेरी ये उम्मीद होती कि वज़ीर आला ने जो हमसे बात की थी और जो हमसे कहा था जिस बात पे इत्तेफाक राय करने के लिए, वो अपने लीडर से भी कर लेते। उसमें 62% जो फंडिंग है वो वफाक की थी और 38% सूबे की। तो हो सकता है कि कल और ज़्यादा मुश्किलात पैदा हो और ये ना हो कि कोई खुदा न खास्ता कि ये जो एक बहुत बड़ी काबिज करने की कोशिश की जा रही है वो जो है वो रेल की पटरी से उतर जाए। इसको करने के लिए कोई सियासत नहीं है, मैं दोबारा रिपीट करूंगा, कोई सियासत नहीं है। लेकिन साथ साथ इस बात को भी ज़रा जहन में रख लीजिए कि ये नहीं होगा कि सियासी पॉइंट स्कोरिंग हो, ये नहीं होगा कि हक़ाइक़ को मस करके बताया जाए और हम खामोश रहें। असद उमर साहब को आप सुन रहे थे। कराची के तारीखी पैकेज की बात करते हैं। वफाक और सिंध के दरमियान पॉइंट स्कोरिंग का सिलसिला जारी है। वज़ीर आज़म ने तमाम स्टेक होल्डर से मुशावरत के बाद कराची के लिए 1113 अरब रुपए के पैकेज का ऐलान किया था। 24 घंटों में सिंध और वफाक में खींचातानी शुरू हो गई। सूबे की तरफ वफाक की नीयत पर शक किया जा रहा है सूबे की तरफ से और एक दूसरे पर गलत बयानी के इल्ज़ाम भी लगाए जा रहे हैं। बिलावल भुट्टो ने वफाक से NFC अवार्ड छीनने का ऐलान कर दिया है और पैकेज पर दावा किया कि सिंध हुकूमत 800 अरब देगी और वफाक सिर्फ 3 अरब रुपए देगा। असद उमर ने इस दावे को मुस्तरद किया है और सियासत करने का उन्होंने इल्ज़ाम लगाया और ये बताया कि पैकेज में वफाक का 62% और सिंध हुकूमत का 38% शेयर होगा। इसी मुनासबत से आज का ये दूसरा बड़ा सवाल। फैसल हुसैन साहब, मैं आपसे आगाज़ करी हूँ। अब ये जिस पैकेज का प्राइम मिनिस्टर साहब ने ऐलान किया, वफाक और सिंध में तो एक लड़ाई की सूरत हाल नज़र आ रही है। अब इस सारी सूरत हाल में सवाल ये है कि कराची के ज़ाहिर है बहुत से मसाइल हैं जिनको देखते प्राइम मिनिस्टर साहब ने इस पैकेज का ऐलान किया। अब इस सूरत हाल में आपको क्या लग रहा है कि कराची को क्या मिल रहा है? ये बस ऐसे ही है, पूरे पाकिस्तान को जो है वो 1 करोड़ नौकरियां मिली थी, 50 लाख घर मिल गए थे वज़ीर आज़म की हुकूमत, इमरान खान साहब की हुकूमत के आने के बाद। ये कराची पैकेज भी जो है इन ऐलानात से ज़्यादा कुछ मुख्तलिफ साबित नहीं होगा। ये वज़ीर आज़म साहब और वज़ीर आला साहब की मीटिंग ख़त्म नहीं हुई थी कि पीपल्स पार्टी ने जो है वो रिपोर्टरों में खबर फीड करना शुरू कर दी कि इस पैकेज का तो 80% जो है वो सिंध हुकूमत जो है वो फराम करेगी और वफाक ने जो है वो सूबे को जो है और कराची के लोगों को बेवकूफ़ बनाए। बाकायदा पीपल्स पार्टी की तरफ से खबर फीड की गई, सारे चैनलों में से ये खबर चली। अगले दिन तहरीक इंसाफ ने जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बोला कि 72% तो वफाक मिला रहा है। अभी तक यही तय नहीं कर पाए कि कौन से मनसूबे पे वफाक मिलाएगा, कौन से मनसूबे पे जो है सूबा मिलाएगा। फिर ऑन गोइंग स्कीमों पे जो है ना सबसे ज़्यादा रकम रखें, सिवाय एक आध मनसूबे की जो लियारी जो बरसाती नालों के तराफ की जो आबादियाँ हैं उनको उनकी जो इंक्रोचमेंट खत्म होगी, उनकी आबादकारी के अलावा बाकी जो सारी ऑन गोइंग स्कीमें, भाई आपने ऑन गोइंग स्कीमों के लिए अगर ऐलान करना था पैसे ट्रांसफर कर देते, ये मनसूबे तो कई तवील अरसे से इल्तवा का शिकार है। आप पैसों को ट्रांसफर करके बोलते हैं हमने इतने पैसे जो है मनसूबों के लिए जो है भेज दिए। देखिए बात को समझने की जरूरत है, जितने पैसे ये हुकूमत देने का ऐलान कर रही है, यहाँ की रफाई तंजीमें तो अपने बलबूते पे जो है वो जमा कर लेती है। कराची को इमदाद, खराज, ज़कात की जरूरत नहीं, कराची को जो है वो निज़ाम की जरूरत है। निज़ाम के बगैर जितने ही पैसे देंगे पैसे ज़ाया हो जाएंगे। इस शहर के लोगों की उम्मीद ये थी कि शहर में ये वफाक और सूबा बैठा है ये और ताकतवर इदारे बैठे हैं तो इस शहर को निज़ाम दिया जाएगा, लेकिन कराची के शहरियों को निज़ाम के बजाय जो है लॉलीपॉप दी गई है। इस लॉलीपॉप से आपको आप इंजॉय करें, लॉलीपॉप की जो इंजॉयमेंट है सारा कुछ नहीं मिलेगा शायद। जी आयासा।
मुल्क का चारों सूबों समेत 1.32 ट्रिलियन बजट है सारा डेवलपमेंट का जी। आप एक कराची के लिए ऐलान कर रहे हैं, वो देंगे कहाँ से पैसे और वो कौन देगा? सिंध हुकूमत अगर 72% कह रही है तो सिंध हुकूमत ऑडिट ही करा दे कि जी आप कह रहे हैं कि 72% अगर हम दे रहे हैं तो आपने लगाया कहाँ पे भाई? कराची में जी। वो कराची तो डूबा पड़ा है, अगर आपने लगाया होता तो वो नजर आ रहा होता ना। अयाज साहब और लतीफ़ चौधरी साहब रोजाना लाहौर की बात करते हैं, 2 साल पहले मैं भी इनके साथ वहीं पे इत्तफाक से था जब हमारा दफ्तर पे घुटनों घुटनों पानी भी था, लेकिन वो घंटों में निकल गया। पूरे लाहौर में ज़बरदस्त बारिश हुई थी। असल इशू ये है कि अगर आपने कुछ किया और कुदरती तौर पे कोई आफत आए तो लोग एतबार करेंगे कि जी ये आफत वाकई ऐसी थी कि जिसमें सिस्टम नहीं चल रहा, वो ओवरफ्लो हो गए और फिर बह गए। आपके पास तो जो जितनी पोस्ट सोसाइटीज थी, लोकेलिटीज थी, वहां से लेके और गरीब की जो मच्छरदानी और पता नहीं क्या क्या नाम कराची में लोगों के रखे हुए रहने के इलाकों के, सब तबाह हुए। तो वो तबाही सबूत है 13 साल में MQM और पीपल्स पार्टी दोनों की। अब वफाकी हुकूमत जिस तरीके से वज़ीर आज़म गए थे, मैं समझता हूं कि ये बिल्कुल ठीक नहीं हुआ। ये इत्तफाक राय की तरफ बढ़ने की पहला कदम था। इसको अब प्रेस कॉन्फ्रेंसों से ज़ाया ना करें, बल्कि बैकग्राउंड में बैठ के काम करना चाहिए। और जिन लोगों ने बैकग्राउंड में किया था और वो इत्तफाक राय से डीप स्टेट एडमिनिस्ट्रेटर नहीं ला सकी, बड़े सवालात आएंगे कि फिर आगे कैसे करेंगे। जी ब्रिगेडियर साहब। देखें दुआ, ये एक बड़ी अनफॉर्चुनेट बात है कि अभी खास तौर पे अगर इतनी एफर्ट हुई है तो यहाँ पर मरकज़ को और सूबे को अंडरस्टैंडिंग डेवलप करनी चाहिए कराची की आवाम के लिए। कराची का इतना बड़ा, आज मैं देख रहा था टीवी के ऊपर नर्सरी में जो लोगों की फर्नीचर की शॉप थी, जो उनके साथ जुल्म हो गया, वन कांट इमेजिन। इसलिए ये जो सियासी और इंतजामी रसाकशी है, इसको बंद करना चाहिए। एडमिनिस्ट्रेटर बिल्कुल बात ठीक है कि सेंटर इज़ नॉट हैप्पी क्योंकि उन्होंने अपनी मर्जी का लगा लिया, इसी से फिर एक लैक ऑफ ट्रस्ट स्टार्ट हो जाता है। आई थिंक यहाँ पर दोनों को बैठ के दोबारा फिर एक कोशिश करनी चाहिए। एक आपने 6 रुकनी कमेटी भी बना ली है, मॉनिटरिंग के लिए भी एक टीम बना रहे हैं, जैसे आपकी नेशनल कमांड ऑपरेशन सेंटर की तरह की है जो इसको चलाएगी। आई थिंक यहाँ पर ऑब्जर्वेशन होगी प्रोविंशियल गवर्नमेंट की। प्रोविंशियल गवर्नमेंट को कराची के लिए, कराची की तरक्की के लिए कुछ जगहों पर कॉम्प्रोमाइज कर, कराची ठीक होगा, पाकिस्तान आधा ठीक हो जाएगा। इसलिए यहाँ पर आप ये छोड़ देना चाहिए कि पॉइंट स्कोरिंग, जो पैसा 1100 अरब रुपए मिल रहा है, अगर 62% फेडरल दे रहा है, 38% प्रोविंस दे रहा है, लेट इट गो। आपने 13 साल में कुछ नहीं किया, बट प्लीज डू लेट इट हैपन। और कराची में आवाम को भी ये खड़े हो जाना चाहिए, कहना चाहिए कि वी वांट कि जो प्राइम मिनिस्टर ने अनाउंस किया है CM की मौजूदगी में उस पर अमल किया जाए। ठीक जी, अलियास साहब। जी, ये जो सूरत हाल है, इस पर अगर ऐलान कर दिया तो उस पर इम्प्लीमेंट करना चाहिए। इसकी फॉलोअप मीटिंग्स लेनी चाहिए, बजाय जो इनमें आपस में इख्तलाफ पैदा हो रहा है कि जी वफाक इतना दे रहा है और सिंध इतना दे रहा है। तो अगर फेडरल गवर्नमेंट कह रही है तो उसको बताना चाहिए फेडरल गवर्नमेंट को ये पैसे कौन से होंगे, कहाँ से लेके आएंगे, किधर इस्तेमाल किया जाएगा। ट्रांसपेरेंट रखना चाहिए ताकि ये क्लियर होना चाहिए। फॉलोअप मीटिंग्स होनी चाहिए, उसमें बताना चाहिए कि इस तरह काम करेंगे, मिलके काम करेंगे, किस तरह करेंगे, कितने अरसे में होगा। तो ये जो सूरत हाल है, जो बहाम पैदा हो रहे हैं, जो आपस में इख्तलाफात पैदा हो रहे हैं, ये छोड़ने चाहिए। पॉइंट स्कोरिंग नहीं करनी चाहिए। इस वक्त कराची के लोगों को मदद की ज़रूरत है, उनका काम होना चाहिए, उन लोगों को जो उनके मसाइल हैं उनको हल करना चाहिए। अगर इस तरह ही लड़ते रहेंगे तो माजी में भी इस तरह के ऐलान हुए लेकिन इम्प्लीमेंट कहाँ हुआ। लेकिन इतना बड़ा अगर पैकेज दे रहे हैं तो पैकेज देने के लिए बताएंगे कि ये 1 साल में नहीं, 2 साल में, 3 साल में कैसे पैसे इकट्ठे करके किस तरह लाएंगे, तो किस तरह इंप्लीमेंट होगा, कौन सी स्कीम होगी, उसके क्या बेनिफिट्स होंगे। तो इस पर जो ब्लैक एंड वाइट में लेके आएंगे तब जाके मसला हल होगा। वरना इसी तरह ये रहेंगे और इसी तरह बातें करेंगे जैसे माजी में 13 साल लगा दिए पैसे, कहाँ गए, किस तरह गए। एक ही जो आफत आई उसमें क्लियर हो गया कि कहाँ पैसे इतने लगे नहीं। तो ये सूरत हाल है, इसको क्लियर करना चाहिए फेडरल गवर्नमेंट को भी और प्रोविंशियल गवर्नमेंट को भी। बैठ के मिलके बात करनी चाहिए और आपस में इख्तलाफ बुलाने पड़ेंगे अब। ठीक है जी। जी लतीफ़ चौधरी साहब। इसमें मैं तो ये बात कहूँगा कि कराची के अवाम को क्या मिलना है, उनको मिलना है तिफल तसल्लियाँ, और उसके बाद वो जो नहीं थे एक साहब फिक्स अप टाइप के नौसरबाज जी, वो उस टाइप के बंदे वो मिलेंगे उन्हें। तो जहाँ तक हाँ वो मजीज उगेंगे ना, एक चला गया दूसरा वो उनके बहुत एक बात है जो खलील जबरान की कि दुनिया में जब तक एक भी बेवकूफ़ जिंदा है, ज़हीन और चलाक आदमी कभी भूखा नहीं मर सकता। ठीक, तो ये हमें जहन में रखना चाहिए। ये जो हमने बातें की
कि वो इनको इकट्ठे बैठना चाहिए, इनको मिल के फलां बैठना चाहिए। आमिर इलियास राना साहब ने एक ब्यूरोक्रेट का भी नाम लिया, हमारे भी वो अच्छे दोस्त हैं कि वो पता नहीं कोई इनकलाब बर्पा कर देंगे। मेरी इस पहली बात ये जहन में रख लें कि पाकिस्तान में जो पहले बसों में, वैगनों में जेब तराश होते थे ना, जिनको पॉकेट मार कहते थे, वो सारे ने रिटायरमेंट ले ली है, क्योंकि उन्हें पता चल गया कि ये जो हुकूमत में सियासतदान और ब्यूरोक्रेट है ना, इनसे बड़ा पॉकेट मार अब पूरी दुनिया में है ही कोई नहीं। और इसमें पाकिस्तान को मलका हासिल है, बल्कि मेरा ख्याल है कि गिनीज बुक ऑफ द वर्ल्ड रिकॉर्ड में इनका नाम रखना चाहिए। ये जो पैसों पे आप बात, ये हमें बयानात नज़र आते हैं ना, ये पैसों को उसके ऊपर कट लगाने का है कि जी मेरे किसे कितना मिलना है, फलाने को कितना मिलना है, उसको कितना मिलना है। जो नाले बंद हो गए वो बंद हो गए, ठीक है, अब वो नहीं खुलने। ये ऐसे आपकी खाम ख्याली है। अभी ये लाहौर में जो बन रहा है, जो एक नया शहर, आप जाके मैं सबको दावत देता हूँ कि आप देखें कि ये कितना जरखेज और हरियाली का मरकज़ है, और वहाँ इन्होंने वहाँ खड़ी कर देनी है बिल्डिंगें, पैसे कमाने निकल जाना है, हमने भुगतना है। यहाँ पे लाहौर में वो हशर होना है जो अब आने वाली नस्लें भुगतेंगी। बिल्कुल जी, विफाक को अब कराची के मामलात पर ज़ाहिर है संजीदा होना चाहिए। जो प्राइम मिनिस्टर साहब ने पैकेज का ऐलान किया है, उस पर इख्तिलाफात भुला कर कराची के मसाइल हल करने पड़ेंगे। ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। तीसरा सवाल आज हमारा होगा कि मकबूजा कश्मीर में भारत की मनमानी जारी, इस सारी सिचुएशन में पाकिस्तान को क्या करना चाहिए या पाकिस्तान क्या करेगा? राय लेते हैं ब्रेक के बाद। मकबूजा कश्मीर में भारत की मनमानी जारी है, अब पाकिस्तान को क्या करना चाहिए? पाकिस्तान के लिए हमेशा से ये कहते आए हैं कि पाकिस्तान को चाहिए कि अपना जो मौक़िफ़ है वो दुनिया भर में बताए, और भारत की जो जारियत है इसके बारे में बताएं। ये नहीं है कि एक तकरीब करके उसके बाद ख़त्म कर दिया जाए, इस दिन 2 दिन बोला जाए, 3 दिन, ये मुसलसल एक जदोजहद करनी चाहिए इसके लिए। और ये जैसे आप बता रहे हैं कि 2 जो कश्मीरी नौजवानों की लाशें मिली हैं, ये इस तरह 2 कश्मीरी नौजवान नहीं, कितने कश्मीरी हैं जो नौजवान हैं, ख़वातीन हैं जो नौजवान हैं, बूढ़े हैं, हमारे बुज़ुर्ग हैं, उनको घरों से उठा के ले जाते हैं, उन पर तशद्दुद किया जा रहा है, और जो जिस तरह उनको डोमिसाइल जारी किए जा रहे हैं, इस मसले को आलमी सतह पर उजागर करने के लिए मुसलसल इसका देना चाहिए, इस पर उठाना चाहिए, उस पर अपना ववेला करना चाहिए पाकिस्तान को। तो क्योंकि पाकिस्तान इस पर सबसे ज़्यादा पहले भी किया है, तो अब भी करना, इसको जारी रखना चाहिए। तब क्योंकि आलमी सतह पर सब लोगों को बावर कराना चाहिए कि पाकिस्तान के लिए ये एक बड़ा अहम मसला है, और कश्मीरी लोगों के लिए ख़ास तौर पर, उनके लिए हम अगर नहीं करेंगे तो कोई और नहीं करेगा फिर। ठीक है जी, आमिर साहब। वो कश्मीर का सफ़ीर OIC का इजलास महज मजम्मती करारदाद तक न बुलवा सके। वो पहले मुहावरा था कि जी हमारी आनियाँ जानियाँ देखें, वो सर्कस के शो में भी आता था, लेकिन कश्मीर के इशू पे हम उस मुहावरे से भी चले गए। फिर है कि जागते रहना, साढ़े ते ना रहना। वो कश्मीरी बेचारे तो हमारे उस पर हैं ही नहीं, जिद्दोजहद भी उनकी अपनी थी। हमने एक लगाया हुआ था फ़लसफ़ा कि जी हम आपके सफ़ीर हैं, हम आपकी मूवमेंट की हिमायत करते हैं। हमने वो भी जनाजा निकाल दिया। 1 साल और अब अगला महीना शुरू हो गया। क्या किया हमने? लफाजी तक हमारे पास से खामोश हो चुकी। यानी वो जो लफ्ज़ थे, वो जुमे का एहतजाज होगा, आधा घंटा धूप में खड़े होना है, छाँव में खड़े होना है, आप दुनिया में किसी से ये ना मनवा सके बात के जनाब आपके साथ वो खड़े हो जाएं। सारे के सारे वो जो सो कॉल्ड OIC आपने रखी हुई है, वो भी इंडिया के साथ जाके खामोशी से खड़ी होगी। ये हमारी बहुत बड़ी नाकामी है। कश्मीरी हमारी तरफ ही देखते हैं, और हम अब उनको उम्मीद दिलाने के काबिल भी नहीं रहे। जी ब्रिगेडियर साहब। देखें दुआ, ये एक बहुत ही बदकिस्मती की बात है, और ख़ास तौर पर हमारी लीडफॉर्म ट्रीटमेंट की वजह से इंडियंस नरेंद्र मोदी इनकरेज हो रहा है। 12 लाख लोगों को अगर वो ला के डोमिसाइल दे रहे, मीन के बाद टोटल डेमोग्राफी वो चेंज कर रहे हैं, और ये बड़ी ख़तरनाक बात है। और ये बड़ा प्लान करके कर रहे हैं, और लोगों को ब्रेक कर रहे हैं, जिस तरीके से जुल्म कर रहे हैं। बिजनेस ख़त्म कर दिए, बागात ख़त्म कर दिए, नौजवानों को उठा के ले गया, अब उनकी बॉडीज मिल रही हैं। प्राइम मिनिस्टर ने जो कुछ किया बिल्कुल बहुत अच्छा किया, लेकिन आई स्टिल मेंटेन, और मैं हमेशा कहता हूँ फॉरेन ऑफिस की जो रिस्पॉन्स है वो नहीं है जो होनी चाहिए। सही। हमारे फॉरेन मिनिस्टर को पाकिस्तान में इस वक्त नहीं होना चाहिए। ही शुड बी आउट टू यूनाइटेड नेशंस, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, यूरोपियन यूनियन। वो अपने इस्लामिक ममालिक में जाएं, रीजन में रशिया, चाइना जाएं, वहाँ जाके बताएं कि क्या जुल्म हो रहा है। पाकिस्तान इसके लिए कब तक इंतजार करेगा? ये लिमिट बताएं उनको। ठीक, ये जरूरी है। अगर ये होगा तो फिर पाकिस्तान के लिए बेहतर होगा। जी फैसल साहब। ये बिल्कुल जो अभी आमिर साहब ने बात की है, बिल्कुल दुरुस्त बात है कि
हमें दुनिया को अब क्या इस तरफ राग़िब करना है। हम तो अपने दोस्तों को भी जो है वो इस मामले पे जो है वो अपना हम ख्याल नहीं बना सके। पहले तो हमें अपनी सूरत हाल का, अपनी कमजोरियों का जायजा लेना चाहिए कि आखिर हमसे क्या गलती हो रही है कि दुनिया जो है इस मामले पे जो है वो हमारे साथ नहीं खड़ी हो रही, दुनिया इस मामले पे जो है वो कश्मीर के साथ नहीं हो रही। सबसे पहले हमें अपनी गलतियों का, कमजोरियों का जो है जायजा लेना चाहिए। जी अयाज खान साहब, मेरे ख्याल पाकिस्तान को दुआ करनी चाहिए, जो हम दुआ अक्सर सुना करते थे कि या अल्लाह दुश्मन की तोपों में कीड़े डाल। इससे ज़्यादा तो हम कर कुछ नहीं सकते, क्योंकि कराची में बारिश हो जाती है तो उसके बाद फिर हम पैकेज अनाउंस करते हैं, उस पर लड़ाई शुरू हो जाती है। इससे ज़्यादा हम क्या कर सकते हैं? मेरे ख्याल एक ही कामयाबी है इस हुकूमत की अब तक कि वो जो फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन इंडिया दोबारा करने जा रहा था वो नहीं होने दिया। इससे ज़्यादा तो कुछ नहीं किया। बाकी नेक्स्ट ईयर फिर कश्मीर डे आएगा, फिर इंशाल्लाह बहुत करेंगे हम। जी लतीफ़ चौधरी साहब, मैं तो ब्रिगेडियर साहब ने जो बात की अभी बड़ी बड़ी उनकी हौसले वाली बात है कि इतनी देर मुसलसल इमरान खान साहब के लिए को कहना कि वो बहुत अच्छा कर रहा है, ये काबिल दाद बात है। तो उस पर मैं भी मुतफिक हूँ। मुतफिक इसलिए हूँ कि हमारे पास दो बंदे हैं, एक है महमूद गजनवी का मुतबादल इमरान खान साहब, जी नहीं वो जो हैं हमारे वज़ीर ख़ारजा साहब शाह महमूद कुरैशी, और एक है वो जो आखिर पे आए थे अहमद शाह अब्दाली के जनाब इमरान खान साहब। तो इनके होते हुए हमें ख़तरा नहीं कोई भी करना चाहिए। ये लड़ेंगे, कोई परेशान नहीं। ब्रिगेडियर साहब जैसे है ना उनके साथ, मैं भी उनके साथ हूँ। कोई फैसला, क्योंकि हमें फतह करके ही उन्होंने आगे जाना है। पहले हमारी ठुकाई कर ले अच्छी तरह, फिर अगला देखेंगे। चलिए लतीफ़ साहब, आपका पॉइंट आ गया। वक्त मेरे पास हो गया। आज के एक्सपर्ट से इतना ही, ख्याल रखिए। अल्लाह। मैं हूँ दुआ कंवर। अपना पसंदीदा शो देखने के लिए हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब करें और बर वक्त मालूमात के लिए बेल आइकन प्रेस करें।